हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 31 अक्टूबर और स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का। ठीक है। पहली न्यूज़ आती है हमारी लंबाड़ी आर्ट से रिलेटेड। ये बेसिकली एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड आर्ट है। ठीक है, इसको लम्बानी भी बोलते हैं। अब क्या हुआ ना, तमिलनाडु में एक सोसाइटी है, पोरगई आर्टिसन एसोसिएशन सोसाइटी। इसमें अराउंड 60+ वुमेन है और वो इस एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स को, ये इस वाली आर्ट से जो बने क्लोथ्स होते हैं उनको बनाती हैं, बेचती हैं और इनफैक्ट काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाती हैं ताकि ये वाली जो आर्ट है ये कंजर्व रहे, बची रहे और इतना ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स तक भी पास हो। जी हाँ। इसलिए ये वाली आर्ट जो है न्यूज़ में रही है। तो आओ पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। ठीक है। अब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट प्रैक्टिस्ड बाय लंबनी और बंजारा कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी होती है जो इनको प्रैक्टिस करती है। ये बेसिकली एक नोमैडिक ग्रुप होता है एंड ये काफ़ी सारे स्टेट्स में है, पर मोस्टली कर्नाटका तमिलनाडु में ज़्यादा सुनने को मिलेगा। ठीक है। और क्या होता है इसमें, बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो भाई कलरफुल थ्रेड्स यूज़ होते हैं, मिरर वर्क होता है एंड काफ़ी स्टिच पैटर्न्स काफ़ी सारे होते हैं, लूजली वूवन फैब्रिक होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको यूनिक और बढ़िया बनाते हैं। ठीक है। इसमें काफ़ी स्किलफुली स्टिचिंग करते हैं, किसकी छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो भी हम छोटे मोटे कपड़े जो फेंक देते हैं उनका ये यूज़ करके स्टिच करके ये वाली जो है एम्ब्रॉयडरी की आर्ट बनाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पैच वर्क होता है। ठीक है। सो इनका इन्वॉल्व्स स्किलफुली स्टिचिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ डिस्कार्डेड फैब्रिक to create a beautiful patchwork and it is a sustainable practice. of course जब हम पुराने discarded fabric को यूज़ कर रहे हैं तो it becomes sustainable, हम पुरानी चीज़ों को recycle reuse कर रहे हैं तो it is sustainable। और इतना ही नहीं, इसी एम्ब्रॉयडरी से मिलती जुलती कुछ टेक्सटाइल के ट्रेडिशंस हमें बाहर के देशों में जैसे कि ईस्टर्न यूरोप साइड या वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में भी मिलेंगे। इससे इंटरकनेक्टिविटी दिखती है सारे जगहों में। ठीक है। ये न्यूज़ थी हमारी इस वाली आर्ट से रिलेटेड जो कि हमें याद रखनी है आर्ट एंड कल्चर के व्यू पॉइंट से। अब बढ़ते हैं चाइनीज़ वेसल की तरफ। अब चाइना का एक रिसर्च शिप है शियान 6 नाम से। अब ये श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे जो है डॉक किया गया है और यही एक थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है। और उसकी रिसर्च बिगिन हो गई है, उसी वजह से कुछ कंसर्न्स हमारे बड़े हैं। यूएस और इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने इस पे ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। ऑफकोर्स हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स उठ जाते हैं। इंडिया परसीव्स चाइनीज़ शिप्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इट्स मेनलैंड। ऑफकोर्स हमारी मेनलैंड के काफ़ी पास आ जाता है। अगर हम श्रीलंका के कोलंबो की बात करें तो वो स्पाई कर सकता है और जाने किस तरह से उसको यूज़ कर सकता है, इसलिए इंडिया जो है थोड़ा एप्रीहेंसिव है। इट परसीव्स चाइनीज़ शिप्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इट्स मेनलैंड एज पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स सस्पेक्टिंग स्पाइनेज एक्टिविटीज़, कि भाई स्पाई तो नहीं करेंगे। इवन व्हेन, हालांकि चाइनीज़ ने जो अपना पर्पस बताया वो बोला है कि हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए वहाँ पे लाए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भी कुछ ऐसी गतिविधि देखी गई थी जब चाइना की बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप युवान वांग 5 नाम का एक शिप था जो कि हम्बनटोटा पोर्ट में लाया गया था श्रीलंका के। ठीक है। तब भी ये कंसर्न्स हमने रेज किए थे। ये बात थी इसमें। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया यूरोपियन यूनियन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। अभी एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, नाम में ही पता पड़ रहा है। कहाँ हो रही है? गल्फ ऑफ गिनी में। ठीक है। और INS सुमेधा जो है INS सुमेधा पार्टिसिपेटेड इन द मेडन। ये पहली हुई है हमारी इंडिया और यू की
EU की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ये पहली है। अब इसके 2 फेज़ होते हैं, एक तो सी फेज़ और एक हार्बर फेज़। और एम क्या है, तो एड्रेस करना है सिक्योरिटी चैलेंजेस को। कहाँ के सिक्योरिटी चैलेंजेस को? तो बेसिकली गल्फ ऑफ गिनी के पास पायरेट्स वगैरह जो होते हैं, जो पायरेसी में इन्वॉल्व होते हैं, उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो है ये नेवल एक्सरसाइज रखी गई। सो इतना ही लगा मुझे इसमें इम्पॉर्टेंट अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना ही रखते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि आती है क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड। क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ना, अब जो IITM है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, जो कि पुणे में पड़ता है, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि क्लाउड सीडिंग से रेनफॉल प्रोड्यूस की जा सकती है। जी हाँ, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया सोलापुर सिटी में, क्योंकि सोलापुर सिटी लीवर्ड साइड में आता है वेस्टर्न घाट्स के, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे ये जो चीज़ ट्राई की गई और इससे रेनफॉल हुई। अब क्वेश्चन उठता है क्लाउड सीडिंग है क्या? क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस होता है। बेसिकली किसका प्रोसेस होता है? जिससे हम रेन को जनरेट करते हैं। जी हाँ, हम बारिश जनरेट करते हैं आर्टिफिशियली। जी हाँ, ऐसी भी तकनीक होती है कि आर्टिफिशियली हम रेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? बेसिकली सिल्वर आयोडाइड नाम के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हम क्लाउड्स में इम्प्लांट करते हैं और उससे जो है रेन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली प्लेन्स का यूज़ किया जाता है, जिससे हम ये वाले जो केमिकल्स होते हैं वो क्लाउड्स में स्प्रे करते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस हो पाएँ और बारिश जो है आ पाए। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के। एक तरीका सिल्वर आयोडाइड है, उसको स्प्रे करने का। ठीक है, तो अब क्यों करते हैं भाई हम? अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कहीं आर्टिफिशियली रेन कर रहे हैं तो वहाँ पे रेन करवाने की ज़रूरत होगी, या तो वहाँ पे सूखा होगा, ड्रॉट कंडीशंस होंगी, या फिर किसी कारण हमें वाटर रिसोर्सेज को ऑगमेंट करना होगा, तब करेंगे। या फिर हमें कहीं पे रेनफॉल बढ़ानी हो, या फिर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है और अगर रेन हो जाएगी तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी वजह से हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं। यस, क्योंकि अगर कंसर्न्स नहीं होते तो हम हर जगह नहीं यूज़ कर लेते, कुछ तो बात होगी, तभी हम आर्टिफिशियली हर जगह रेन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसका पहला रीज़न ये आता है कि पहली बात तो ये गारंटीड सोल्यूशन नहीं है बॉस, इसका पक्का नहीं है किस तरह से ये जो है रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसकी एफिकेसी बहुत ही सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लाउड टाइप क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। बहुत सोच समझ के करवाना पड़ता है। और तो और इतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होगा ये हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में, या फिर वैसे भी, क्योंकि हम अगर वेदर पैटर्न्स वगैरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो किस तरह से रिएक्ट करें हमें पता नहीं है। क्योंकि अगर नेचुरली कोई चीज़ नहीं हो रही है किसी जगह, तो उसका कुछ नेचुरल रीज़न होता है, और उसके साथ अगर हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो वी नेवर नो कि उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। और जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, उनकी क्या सेफ्टी है भाई, वो भी क्वेश्चनेबल है। एंड ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्टर वेदर पैटर्न्स एज आई सेड, तो वो भी एक काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ आ जाती है। और इसीलिए क्लाउड सीडिंग कितना इफ़ेक्टिव है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ में था कि इसको ट्राई किया गया एक जगह, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सब ठीक है। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज काज़िंत पर। ये एक तरीके की एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कज़ाकिस्तान में होती है, के बीच में होती है। इस बार ये यहाँ पे हो रही है, ओटार नाम की जगह है कज़ाकिस्तान में। इसका बेसिकली 7th एडिशन है यहाँ पे, किसके बीच है? इंडिया और कज़ाकिस्तान के बीच में। और क्या क्या होता है इसमें? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली दे विल प्रैक्टिस कंडक्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। दे विल रिहर्स वेरियस टैक्टिकल स्किल्स लाइक रेड, सर्च, डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस। कैसे रेड मारनी है, सर्च करनी है, डिस्ट्रॉय करने हैं। बहुत सारे टैक्टिकल स्किल्स जो हैं उनको प्रैक्टिस किया जाएगा।
सो ये एक्सरसाइज है जो इन दो देशों के बीच में होती है। इतना ही नहीं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम, उनको कैसे काउंटर करना है, उससे रिलेटेड ऑपरेशंस और तो और अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो व्यूज़ हैं, वो शेयर करेंगे, नेसेसरी स्किल्स डेवलप करेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे हो, रेजिलियंस कैसे हो। सो ये सारी बातें आ जाती हैं हमारी एक्सरसाइज कज़न में। और इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। आई नो आज मैं थोड़ा लेट हो गई डालने में, बट आई होप इट हेल्प्स यू एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।